नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बड़े बूढ़े कहते हैं भाई पैसे बचाना है तो बजट बनाकर चलियो, अपने खर्चे कमाई के मुताबिक करियो। लेकिन हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बजट कभी ना कभी गड़बड़ा ही जाता है। अब भाई बजट तैयार करना इतना आसान काम भी नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बजट शब्द का इस्तेमाल तो खूब करते हैं। जैसे घर का बजट होता है, ठीक उसी तरह से देश का भी एक बजट होता है। सरकार के आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना का बजट कहलाया जाता है। देश के बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ ही यह भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या कुछ रखने वाली है। घर का बजट भले ही घर वाली संभाल लेती है, लेकिन देश का बजट संभालने के लिए पूरा वित्त विभाग होता है और कई महीनों की मेहनत के बाद वो बजट तैयार करता है। इतनी व्यापक तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के बहुत सारे स्रोत हैं, खर्च के सैकड़ों रास्ते हैं। जितने तरह के लोग उतनी तरह की डिमांड है। कोई टैक्स कम करवाना चाहता है, कोई सब्सिडी लेना चाहता है। सबकी अपेक्षाओं का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जाहिर सी बात है इसका बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा और बजट बनाने के लिए तमाम तरह की चुनौतियां भी होंगी। किसान से लेकर बिजनेसमैन तक, मिडिल क्लास से लेकर गरीब तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक, छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी की बजट से अपनी अपनी उम्मीदें होती है। सभी 1 फरवरी का इंतजार करते हैं कि उनके लिए 1 फरवरी को क्या कुछ खास होगा। महंगाई पर लगाम लगेगी, पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रेट घटेगा, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, फसल का दाम बढ़ाया जाएगा, टैक्स में रियायत मिलेगी, वगैरह वगैरह। यानी बजट एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसे में जब एक बार फिर से आम बजट पेश किए जाने की तैयारी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस आम बजट को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल ही में 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार को किसानों की बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा, किसानों के लंबे आंदोलन के चलते सरकार ने फिलहाल इन्हें वापस तो ले लिया। ऐसे में सरकार इस बजट का इस्तेमाल किसानों के लिए बड़े ऐलान करने में भी कर सकती है। माना जा रहा है सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना दी जाने वाली मदद को बढ़ा दे। अभी इस योजना का लाभ छोटे किसानों को मिलता है, लेकिन हो सकता है सरकार इस योजना का दायरा और भी बढ़ा दे। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार किया है। मार्च 2022 तक किसानों की आय डबल करने का टारगेट तय किया था, जिसमें 2 महीने बाकी है। यानी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने। ऐसे में सीतारमण के पिटारे में मंगलवार सुबह 11:30 बजे क्या कुछ निकलेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीदें क्या कुछ रहेंगी, आज करेंगे इस पर बात। उम्मीदों के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी जहन में उठते हुए, मसलन बजट आया, उम्मीदों का पिटारा लाया। जी हां, वही खाता क्या घर के बजट का सही कर देगा खाका? यह भी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा लगी हुई है और खास तौर पर चुनावी साल है, जाहिर सी बात है उम्मीदें दोगुनी हो जाती है। महंगाई की मार, क्या बजट से होगा चुनाव में बेड़ा पार? महिलाओं की पुकार, किचन का बजट सही हो इस बार। युवाओं की यही है आस, अब की बार मिले उन्हें रोजगार। 2022 की बिसात, क्या बजट पर दिखेगा चुनाव का प्रभाव? सबसे बड़ा सवाल। और क्या पूरा होगा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य? ये उससे भी बड़ा सवाल, क्योंकि पिछला 1 साल हमने देखा किस तरह से किसानों के नाम रहा, उनके आंदोलन के नाम रहा। ऐसे में अब इस चुनावी बजट के जरिए क्या सरकार किसानों को खुश करने के लिए दांव चल सकती है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर IAF के, बहुत स्वागत है आपका भी। और राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष BKS के, ये भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र यादव जी आप ही के साथ।
इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, खास तौर पर किसानों को क्या मिलने की संभावना और उनकी आय को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पिछले जो बजट आया था 2021-22 का, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आया था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। तो वो अपने आप में किसान अभी देख रहा है कि उसकी आय जो दुगनी होनी है वो किस तरीके से होगी, उसकी तरफ सबसे बड़ा नज़र है इस किसान की, कहाँ से होगा। उसके बाद जो है गेहूं की खरीद फरोख्त के लिए इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का एक बजट इन्होंने निर्धारित किया था, लेकिन वो सिर्फ निर्धारित करने तक ये लोग सीमित रह गए थे, इसके आगे तक ये लोग पहुंचे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस बार किसान को ये भी उम्मीद रहेगी कि जो बजट दिया जाए कम से कम उस हिसाब से उसकी जो फसल है वो एमएसपी पर जो कम से कम उसकी बिक जाए। सबसे बड़ी बात है, धान की खरीद के लिए इन्होंने कहा था कि हमने 1.5 गुना इसको बढ़ा दिया है पिछले मुकाबले, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किस तरह जब धान मंडी में आई तो किसान किस तरीके से अपनी फसल बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा था। बहुत सी सारी जगह से तो ये शिकायतें आई थी कि भैया हमारी धान को कोई ले जाने वाला नहीं है, अभी इसे यहाँ से उठा के हम कहाँ ले जाएं। अब बात दूसरी आती है कि भाई एमएसपी की बात इन्होंने कही थी कि एमएसपी पे तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस बार हम बढ़ाएंगे, एमएसपी पर ज्यादा खरीद फरोख्त करेंगे जो धान की फसल की है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सिर्फ किताबी जुमले ही रह गए थे, कहीं इस पर आया नहीं। दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने असम के लिए कहा था, बंगाल के लिए कहा था कि जो चाय के जो बागान हैं उसके लिए भी इन्होंने एक बजट रखा था, लेकिन वो बजट कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में धूमिल हो गया था। और इन्होंने कहा था कि जो ई मंडी करके हम चलाएंगे, 1000 से अधिक जो मंडी है ई मंडी करके चलाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर चला गया। अब तक जो कहा गया, हाँ, तो वो सिर्फ अभी पूरा नहीं हुआ अभी। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी इस बार नया बजट आए वो कम से कम उस तरीके का आए कि उसका लाभ जो है सीधा सीधा किसान को मिलना चाहिए। लेकिन किसानों की नाराजगी के चलते और चुनावी साल होने के चलते लग रहा है इस बार सरकार को मजबूरन किसानों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान करना होगा, लग रहा है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं किसान देख रहा है, देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि देश चलाने वाले किसानों के घर परिवार भी चल जाएं, कम से कम किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। इससे ज्यादा और किसान को चाहिए क्या? किसान सम्मान का और उसकी जो फसल है उसका निपटारा हो जाए, तो उसे और चाहिए भी क्या है किसान को? किसान को ये तो है नहीं। अब हम देखा होगा आपने कि पिछले काफी लंबे समय से हम किस जिद्दोजहद के साथ देश की सरकार के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। एक साल पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने का शौक जो है किसी को होता नहीं है, सड़कों पर रहने का नहीं होता है। लेकिन जब सरकार किसानों की अनदेखी करती है तो किसान जो है सड़क पे उतरता है, और किसान का अधिकार है कि अपने अधिकार के लिए वो लड़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अधिकार है उसका। डायरेक्टर आईएएफ के अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमन अग्रवाल जी, इससे पहले कि मैं अन्य राजनीतिक दलों का रुख करूं, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार का बजट किन किन मायनों में खास होने वाला है? इस बार युवाओं, किसानों, महिलाओं पर क्या अतिरिक्त फोकस रहेगा? और चुनावी बजट क्या बाकी बजट से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा और उसमें फोकस किया जाता है ताकि उसका लाभ कहीं ना कहीं लिया जा सके? बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो ऐसा है कि होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा मिठाइयां बांटी जाती हैं, और पहले हम जब भी चुनावी बजट होते थे चुनावों से पहले, तो काफी हद तक मिठाइयां बांटी जाती थी। वही सरकार में हमें देखने को मिला कि इन्होंने मिठाइयां जो है नहीं बांटी है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को काफी हद तक कंट्रोल में रखा है, और उसको जो है फिस्कल स्पेंडिंग को भी कंट्रोल करके रखा है। तो इसलिए मिठाइयां बांटने वाला जो सिस्टम है वो तो नहीं देखने को मिलेगा। पर ये कहें कि जो है कोई भी बजट जो होता है चुनावी नहीं होता है, वो गलत होगा। बिकॉज जो भी बजट होता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली तीनों तरीके से ठीक होना चाहिए, बैठना चाहिए। मेरे विचार में इस बार जो सरकार है बजट के अंदर अलग अलग वर्गों को कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेगी, जिसमें मिडिल क्लास भी होगा, इसके अंदर किसान भी होंगे, एमएसएमईज में जो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी होंगी, चाहे वो जो है कुछ रिलीफ स्टैंडर्ड डिडक्शंस में हो, चाहे टैक्स के अंदर रिलीफ हो, चाहे जो है वो रिलीफ इस तरीके से दिया जाए कि जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं या एग्जेम्पशंस हैं या जो ब्रेक्स देने चाहिए, और या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को ब्रेक्स देने चाहिए और टैक्स के तरीके से। और इस समय इनके पास लीवे है, बिकॉज जो जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर आंकड़े एक नौकरी सर्वे में आज आए हैं 9.2%, ये करीबन जितनी हमारी उम्मीद थी उसी के आसपास है। और जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी हद तक कंट्रोल में रहा है। तो इसलिए, और जो ग्रोथ हमें देखने को मिली एग्रीकल्चर सर्विसेज और इंडस्ट्री के अंदर,
वो फेयरली पिछले बार से ज्यादा रोबस्ट है और स्ट्रांग दिखाई दी है। मतलब इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी, जो प्रोजेक्शंस भी हो रही थी उससे ज्यादा देखने को मिली है। तो इसलिए, और जो जीएसटी कलेक्शंस भी हैं वो 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा के करीब एवरेजिंग बैठी है पिछले साल की, जो उम्मीद की जा रही थी कि 1 लाख से भी हो सकता है कम हो 2-3 महीने पहले। तो अब जो है उसको देखते हुए इनके पास लीवे है कि वो स्पेंडिंग कर सके, खर्चे कर सके, पर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में जहां पे एम्प्लॉयमेंट हो और ग्रोथ हो, और एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम्स में जैसे पीएलआई की भी आज जिक्र किया गया, प्रेसिडेंट साहब ने भी जिक्र किया, और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी जिक्र किया गया है। जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स हैं तो उसमें करीबन 1,90,000 से 1,99,000 करोड़ जो करीब खर्च किया गया है, और उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो करीबन 13 सेक्टर्स को बिलोंग करती है। इसमें काफी नए सेक्टर्स भी हैं, माइक्रोसेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स भी है, मेडिकेयर भी है, टेक्सटाइल्स भी है, फूड प्रोडक्शन भी है, तो सोलर वगैरह का भी है, जो ईवी आ रहे हैं वो भी है, बैटरीज भी नहीं तो आ रही है। तो इसलिए जो अलग अलग क्षेत्रों में उनको बढ़ोतरी दी जा रही है वो और बढ़ाई जाएगी, और मनरेगा में भी मेरे विचार में बढ़ोतरी किया गया है। अमन अग्रवाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया है उसे आप कितने मार्क्स देंगे? और बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि भाई जो वादे पहले किए गए थे वो वादे पूरे ही नहीं हुए। राजेंद्र यादव जी ने भी कहा कि ये बजट बनाया गया था, वो बजट बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ उन वादों का? ऐसे में कल जो बजट आने वाला है या कल जो वादे किए जाएंगे फिर उन पे कैसे विश्वास जताया जा सके? तो कहीं ना कहीं इसकी झलक पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का जो आज प्रेजेंट किया गया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मेरे विचार में जो बजट, जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है वो तो काफी अच्छा निकला है, जबकि सारे आंकड़े हमें देखने को नहीं मिल पाए हैं इस बार, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी अभी 2 दिन पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। तो पूरी तरीके से वो इकोनॉमिक सर्वे का जो आकलन करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो नहीं हो पाया, बट वो फिर भी काफी हद तक जो इकोनॉमी की स्थिति नजर आ रही है इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू वो काफी अच्छी नजर आ रही है। जहां तक वादों की बात है, देखिए जी, सारे संसार को मालूम है और हिंदुस्तान के सब व्यक्ति को मालूम है कि किस तरीके से हिंदुस्तान कोरोना काल से पिछले 1.5-2 साल में निकला है, और कोई विश्व की इकोनॉमी नहीं है जो इतनी फास्ट स्पीड से रिकवर की हो और ग्रो करी है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आती है, जो निवेश कर रहा है बाहर से, वो तो इसलिए निवेश कर रहा है कि उसको पैसा मिलेगा, पैसा कमाएगा। आप वो सोचिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो है $7 मिलियन पर जो महीना है कि रेट से हिंदुस्तान में पिछले साल आई है। ठीक है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है बढ़ के 35 लाख बिलियन से लेकर 40-42 बिलियन आई है। भली बात है, सरकार उनसे डील करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की असंभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कल क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगा, इस पर भी सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। आपके पास में लौटूंगी, हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों से रिप्रेजेंटेटिव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमाकांत मिश्र जी, बहुत सारी उम्मीदें इस समय, और खास तौर पर चुनावी साल है, किसानों की नाराजगी है, क्या करिएगा? कैसे उन उम्मीदों पर खरा उतरिएगा? बिल्कुल शिल्पा जी, आदरणीय शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि निश्चित तौर पर जो अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत दिखा रहा है। और जहां तक बात है हमारे भारत की, तो 135 करोड़ जनता और जिस अपेक्षा और जिस आशा के साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ देख रही है, और उस बजट को देखते हुए अगर हम कहें तो जहां तक बात है हम लोग जिस तरह से इस एपिडेमिक से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर देखिए हम लोगों ने इंडस्ट्री सेक्टर में तो बहुत अच्छा हम लोगों ने ग्रोथ किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने औसतन बहुत ही अच्छा किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जहां तक सर्विस सेक्टर की बात है, देखिए हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं रेवेन्यू के। अब हमको करना क्या है, तो इसमें जैसे सर्विस सेक्टर अभी भी प्रभावित है, तो उससे हम कैसे आगे आए, निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए चुनौती है। लेकिन कहने का मतलब ये है चुनौतियों का सामना करना ये सरकार बिल्कुल जानती है। और जहां तक बात है जो कि अगरे पिछड़े और किसी भी तरह के, चाहे वो आपका महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे आपका युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की आय को दोगुना करने की बात हो, सरकार संवेदनशील है। लेकिन कहां हुई किसानों की आय दोगुना? 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की आपने बात कही थी, ये वादा किया था किसानों के साथ। आज की तारीख में किसान आपसे जवाब मांग रहा है। 2022 तो आ गई है साहब, क्या हुआ आपके वादे का? शुरुआत तो हो कम से कम। निश्चित तौर पर बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए जैसे हम लोगों ने देखा है जो कि 9% की ग्रोथ से आईएमएफ ने भी जो है सो अनुमान लगाया है, जो कि वो भी उस तरह पर आधारित है। अगर हमारे पास अगर महामारी जैसे ये है, एपिडेमिक है, इससे हम किस तरह की चुनौतियों से बाहर आते हैं, उसके बाद मानसून हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, चाहे कच्चे तेल की जो कीमत है वो 70 से 75 अगर बैरल अगर रहता है, डॉलर प्रति बैरल रहता है, उसके ऊपर में भी निर्भर करता है। तो सारी अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरने के लिए ये सरकार बिल्कुल उस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और बिल्कुल अपेक्षा है जिस तरह से देश की उस बजट को लेकर के निश्चित तौर पर आएगी। और जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, निश्चित तौर पर उसमें आपने देखा है कि सकारात्मक बिल्कुल आई है, सकारात्मक उसके संकेत आए हैं और आगे भी हम उन चुनौतियों को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सर महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, और उसके बारे में क्या कीजिएगा? ये तो सबसे बड़ी मूल समस्याएं इस समय बनी हुई है ना। चलिए ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर अभिषेक राय, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे सर, आप विश्वास नहीं हो पा रहे क्या? शिल्पा जी, आपको जब विश्वास नहीं, देश की जनता को विश्वास नहीं, तो अब मुझे कहां से विश्वास हो जाएगा? ये जुमलों की सरकार है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, 2014 में नारा देके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार फलाना सरकार, और फलाना सरकार ने क्या किया? सरसों के तेल का दाम 250 रुपए, और किसानों को क्या मिला? सबको पता है। सिर्फ उद्योगपति मित्रों की अपनी मदद करने के लिए सरकार ने 3 काले कानून ले आए। 378 दिन वो किसान बैठे रहे, गर्मी धूप बरसात में सर्दी में सब में बैठे रहे, और उनको 700 किसान शहीद हो गए। जब इन्हें सब पता चला कि भैया हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके देश से माफी मांग ली। जिस कानून को बिना बहस के संसद में पारित कराया था, उसी कानून को बिना बहस के वापस ले लिया। इन लोग के पास इस चीज का जवाब ही नहीं कि क्या वो कानून लाए क्यों थे, क्यों 700 किसानों को शहीद कर दिया, तो ये बात जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कहते थे महंगाई की बात करते थे, ये कहते थे बेरोजगारी की बात। अभी आप 26 जनवरी को पिछले किसानों को पिटवाया था, इस बार बेरोजगार नौजवानों को पिटाया। आप मुझे ये कहते हैं ना, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सही बात है साहब, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सबसे ज्यादा पिसता जो है मध्यम वर्ग पिसता है, टैक्स पेयर होता है, और सबसे ज्यादा उसको क्या कहते हैं झेलना पड़ता है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के अपने 2 मित्रों की मदद करती है, सिर्फ 2 मित्रों की, ये इनका परिवारवाद 2 मित्रों तक है, और उसके अलावा ये कुछ बात नहीं करेंगे। ये गरीबों की थाली से अनाज छीनने का काम करेंगे, वहां से सरसों का तेल छीनेंगे, रोटी छीनेंगे, और अपने मित्रों को दे देंगे। 6 एयरपोर्ट भेज दिए। कहते थे चप्पल पहनने वाला ये हवाई जहाज में उड़ जाएगा। साहब जब खाने को रोटी नहीं है तो हवाई जहाज में हम कहाँ उड़ेंगे? 15 लाख का एक सब्जबाग दिखाया था कि हम काला धन लाएंगे। जीजा पे बात करी थी इन्होंने कि जीजा को जेल भेजेंगे, कुछ भी पूरा हुआ? ठीक है, आपके मुताबिक पूरा हुआ इनका? सिर्फ वादे ही रह गए, जुमले ही बने रहे, हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। लेकिन जनता को लुभाने के लिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सौगातों का पिटारा खोला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो अभिषेक राय कि कल सरकार की तरफ से ऐसा पिटारा खुल जाए कि आपके सारे वादों पर भारी पड़ जाए। शिल्पा जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, जनता इनके झूठे प्रलोभन में नहीं आने वाली है। खासकर वो नौजवान जिसने लाठी खाई है, खासकर वो किसान जिसके घर पे मातम छाया है, जिसके ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़ाई हैं और 700 किसान शहीद हुए हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हाथरस की घटना किसी ने नहीं भूली। और आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल है, सारे मीडियाओं में आ रहे हैं कि इनके विधायकों को कैसे नहीं घुसने दिया जा रहा, इनके प्रत्याशियों को कैसे नहीं घुसने दिया जा रहा। लेकिन सर किसानों की तो आपसे भी शिकायतें थी, आपकी सरकार से भी शिकायतें थी, वो भी तो कभी दूर नहीं हो पाई थी, इसलिए तो सत्ता परिवर्तन हो गया था। चलिए ठीक है, इस बार आपको मौका किसान वर्ग और अन्य तमाम वर्ग देते हैं, नहीं देते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी जी। डॉक्टर हिलाल, आप लोग कितने तैयार, और कल आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाई जाए सर?
शिल्पा जी देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा बजट आए, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। बजट जो है ये पूरे देश का भविष्य तय करता है, नौजवानों का भविष्य तय करता बहुत है। अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। हमारी अर्थव्यवस्था जो है अगर वो गड़बड़ा जाती है तो देश पे बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि कल का जो बजट हो उसमें कहीं ना कहीं कोशिश ये हो कि डिमांड जनरेट हो, मांग जनरेट करने के लिए लोगों के हाथ में पैसे आना चाहिए। और जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होएगा, मांग नहीं आएगी, निवेश नहीं आएगा तो रोजगार भी नहीं आएगा। और कांग्रेस पार्टी का अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों का मेन इंटरेस्ट ये कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चलनी चाहिए, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याओं को जन्म देने वाली एक समस्या है और इससे पूरा देश कमजोर होता है। तो हमारी उम्मीद तो यही है कि वो आपकी जो कम से कम जो है वो डिमांड साइड के ऊपर देखेगी गवर्नमेंट। जो है इससे पहले के जितने बजट आए थे उन्होंने सप्लाई साइड को देखा था कि जैसे आसान किस्तों पर कर्ज देना, जो उद्योग धंधे हैं उनको लगाने के लिए कर्जा देना, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ हम लोगों को दिखाई नहीं दिया है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि डिमांड साइड के पर बजट हो। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिनों से एक वादा है और मध्यम क्लास जो है उस वादे को नहीं भूल पाया है। जब स्वर्गीय जेटली जी ने कहा था कि जो 5 लाख का कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए जितना भी मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, और वो 5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अभी तक नहीं आया है। इससे बेहतर वक्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये आने से एकदम से डिमांड जनरेट होनी चाहिए। साथ ही साथ एक इसमें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत अच्छी नहीं आई है। उसके अंदर वो कहता है कि 84% लोगों की आय जो है वो पहले से कम हो गई। अब अगर पहले से कम हो गई है 84% लोगों की आय, तो हमको कुछ ना कुछ उनकी आय को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। अगर नहीं देंगे तो ये इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, असमानता बहुत बढ़ जाएगी। आप देखिए कितनी अजीब बात है कि 84% लोगों की आय जो है वो पहले से कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, इसलिए हम कोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो भारत के सबसे रईस 2 बिजनेस हाउसेस हैं उनकी आय में कितना परिवर्तन आया है। जो सबसे रईस घराना है उसकी आय दुगनी हो गई, और जो वो घराना जो नंबर 2 पे है उस घराने की आय 8 गुना बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो वेल्थ का कंसेंट्रेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में जाना, कुछ लोगों के पास पहुंचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट की बात जब की जाती है, जब वित्तीय घाटे की बात की जाती है, वो भी हमारा कंसर्न है। हालांकि जब कभी भी कोरोना या इस तरह की महामारी आ रही हो तो कोरोना की महामारी या इस तरह की महामारी में सरकार की मजबूरी होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने फाइनेंसेस को अपनी मुट्ठी को खोले, क्योंकि अगर नहीं खोलेगी तो लोगों के पास पैसा कहां से जाएगा। ये जितने भी सामाजिक सुरक्षा के कार्य हो रहे हैं ये कैसे होंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो चिंता होती है वो इस तरह से होती है कि जो फिस्कल डेफिसिट बजट में आता है वो तो हमारे लिए ठीक रहता है, लेकिन जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग करती है सरकार, यानी कि बजट से इतर जाकर के जो सरकार पैसा लेती है, जो सरकार जो है उसका इस्तेमाल करती है, उस पर सरकार का क्या कुछ प्लान होगा, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। आपने डिमांड जनरेट कैसे हो ये सवाल उठाया, आपने फिस्कल डेफिसिट का सवाल उठाया। बस हम 5 सेकंड और लेंगे, अगर इजाजत दे। हाँ बोलिए सर, कंप्लीट योरसेल्फ। राजनीतिक चर्चा में ज्यादा मजा आ रहा है तो नहीं, बिल्कुल सर, बोलिए। बल्कि मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी डॉक्टर हिलाल नकवी की आपने फैक्ट्स पर बात की, और बहुत कम ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को दिल के साथ रख पाते हैं, ईमानदारी के साथ रख पाते हैं, और आज आपने वही किया। प्लीज सर, डॉक्टर हिलाल नकवी, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग। जी, जो ऑफ बजटिंग, जो मतलब बजट के इतर जो सरकार पैसा लेती है वो भी हमारे फिस्कल डेफिसिट में ही होता है। अब देखिए पिछले साल जो 30,000 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन किया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो है उसको जो फाइनेंस करने का बजट के अंदर प्रोविजन नहीं किया था, अलग से उसके अंदर किया है। तो ये सारी सब चीजें फिस्कल डेफिसिट में ऐड ऑन होती हैं। जैसे 1.26 ट्रिलियन जो है रुपया इससे पहले वाला जो बजट था उसके अंदर ऑफ शोर बजटिंग की थी, जिसमें आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत हंगामा हुआ था। उसके गवर्नर जो है वो भी बदल गए थे, वो पैसा देने को तैयार नहीं थे। ये इन्फ्लेशन को लेके आता है।
चलिए ठीक ये है, बहुत ज्यादा आपकी इन महंगाई को तमाम लेके आता है, कंसर्न जो आज पॉइंट्स हम पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ रमाकांत मिश्र लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बढ़ाएंगे चर्चा को, यही से आगे करेंगे, जानने की कोशिश कि ये जो चुनौतियां तमाम मुंह बाए खड़ी हुई है, आखिरकार इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। क्योंकि सबसे पहले, जैसा कि डॉक्टर हिलाल ने कहा, हमें डिमांड जनरेट करना होगा, फिस्कल डेफिसिट पर नजर बनाए रखनी होगी, जीडीपी ग्रोथ पर गंभीरता के साथ काम करना भी होगा, सोचना भी होगा। ये कैसे हो पाएगा, सरकार के पास क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है कल देश का जो आम बजट पेश होने वाला है, उससे जुड़ी हुई तमाम उम्मीदें जो इस समय लगाई हुई है देशवासियों ने। बहुत सारे सवाल, मसलन बजट आया, उम्मीदों को पिटारा लाया, बही खाता, क्या घर के बजट का सही करेगा खाका, महंगाई की मार, क्या बजट से होगा चुनाव में बेड़ा पार, महिलाओं की पुकार, किचन का बजट सही हो इस बार, युवाओं की यही है सबकी बार कम से कम मिले उन्हें रोजगार, 2022 की बिसात, क्या बजट पर दिखेगा चुनावी प्रभार, क्या पूरा होगा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए रमाकांत मिश्र जी, मेरा सीधा सवाल, डॉक्टर हिलाल नकवी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने रखे थे, जिन पर हम चाहेंगे आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तैयारियां है, आप जवाब दें। और सबसे पहले, डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी है, वो कैसे करेंगे, क्या कुछ आपने उसके लिए सोच कर रखा है, क्योंकि जीडीपी की सेहत तभी अच्छी हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है शिल्पा जी। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बिल्कुल राजनीति से उठ करके बात करी है। निश्चित तौर पर देखिए, आज मैं राजनीति की कोई बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि अभिषेक जी ने बहुत सारे हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं उसकी कोशिश ना करके मैं जनता के सरोकार से जो भी विषय है उसी को उठाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस के मित्र ने जैसे उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर देखिए, आज अगर हम 2023 का अगर अनुमान लगाते हैं तो 8 से 8.5% अगर हम कहते हैं, जो कि ये विकास दर का अनुमान है, और आईएमएफ ने भी जो है 9% का इस तरह का अनुमान लगाया है। ये प्रोजेक्शन उस धारणा पर आधारित है, अगर कोई आगे कोई एपिडेमिक नहीं होगी या कोई आर्थिक व्यवधान नहीं होगा। जैसे हम कोई एस्टिमेट करते हैं, मान लीजिए आज सामाजिक सेवा की अगर बात करते हैं, तो चाहे उसमें हो शिक्षा हो, खेल हो, कला हो, संस्कृति हो, चिकित्सा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, ऐसे अगर हर एक सामाजिक सेवाओं की अगर बात करें, तो अगर मैं देखूं तो 2021-22 के दौरान में ये 71.61 लाख करोड़ रुपए का था। ये संयुक्त खर्च है, चूंकि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का, जो 2020-21 में 65.24 लाख करोड़ रुपए का था। तो निश्चित तौर पर जो हमने अनुमान लगाया था, उसमें किस तरह से वृद्धि आती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। निश्चित तौर पर हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, ये सोच करके नहीं लगाते जो कि 6 महीने के बाद कोई एपिडेमिक आएगी या कोई ऐसी व्यवधान, अगर हमारे आर्थिक व्यवधान पर वहां पर आकर के हमें जो है सो व्यवधान पैदा करेंगे, ऐसे अनुमानित नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो उसको भी समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आपने जो कहा, बिल्कुल प्लान भी तैयार करने की कोशिश के लिए, चाहे वो नियमों में, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर हो, उसको अगर जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई ऐसे नियमों में ढील दी, जैसे लोन होता है, उसको किस तरह से आप उसको डेलिब्रेट करते हैं उस चीज को, तो काफी चीज उस चीज के ऊपर में हद के ऊपर में निर्भर करता है, जो कि हम आगे उस चीज डिमांड को कैसे जनरेट करें, उस डिमांड को आगे ला करके। और निश्चित बात है, अगर हाथ में अगर पैसे नहीं होंगे तो कहां से होगा। बेरोजगार को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कहां से होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमने प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ है, और उस चीज के ऊपर में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और बिल्कुल क्रियाशीलता के साथ उसके ऊपर में काम कर भी रही है। अमन अग्रवाल जी, सुना होगा आपने रमाकांत मिश्र को, क्या इनकी तैयारियां पुख्ता नजर आ रही है? आप जरा समझाएं, आप जरा बताएं, ये कितना प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है? देखिए जी, तैयारियां तो ऐसा है कि इन्होंने की हुई है, प्लानिंग भी की हुई है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में काफी सारी चीजें जो है रिस्ट्रिक्शन में चली हैं, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे डिफेंस कॉरिडोर खोला गया, वाटरवे कॉरिडोर की बात हुई, और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी की गई, निर्धारित की गई, बजटिंग की गई, तो उनको धरा पे नहीं उतार पाए, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड और ओमिक्रॉन और डेल्टा इस टाइप के जो आए वेरिएंट,
की वजह से वो प्रॉब्लम दे रहे थे। अब जो वैक्सीनेशन की ड्राइव इतनी अच्छी चल पाई है हाँ। और कुछ सुधार हम देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन की वजह से लोगों के मन के अंदर, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई ऐसा परिवार नहीं है हिंदुस्तान में जिसके घर में या उसके नियर प्रभावित ना हुआ हो। लोगों के अंदर रहित ना हुआ हो। तो बिल्कुल। इसलिए उनको जो है डर लगा रहता है कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे घर वाले को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है लोग जो है प्रोएक्टिव नहीं होते हैं और वो काम वाम पे भी नहीं जा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ी है पर लोग जाना भी नहीं चाह रहे हैं कि आगे जाके नौकरी ले पाए। अब जो क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया वो थोड़ा दिखाई दे रही है, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और ओमिक्रॉन का प्रभाव इतना नहीं पड़ा, जबकि फैला जा रहा है पर डेथ रेट इतना नहीं रहा है। उससे क्लियर कट निकल के लोगों को आ रहा है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के कर सकते हैं और जो सरकार ने अपनी स्कीम निकाली थी उसको कराना होगा। जहां तक सप्लाई साइड और डिमांड साइड की बात है, जो डिमांड है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ाई जाए। इनडायरेक्ट तरीके से भी एम्प्लॉय लिंक स्कीम्स होती हैं, जैसे वित्त सीतारमण ने मेंशन की थी पिछले बजट में कि अगर बजट में आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिले। इस टाइप की टैक्स सेविंग स्कीम्स अगर निर्मला सीतारमण जी कल लॉन्च करती हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा कि जो बड़े बड़े कंपनियां हो या छोटी कंपनियां हो, अगर वो एम्प्लॉय करते हैं, विमेन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करते हैं तो उनके अंदर उनको वृद्धि दी जाए, उनको जो है टैक्स में ब्रेक दिया जाए। देखो याद है कि विमेन को चेयरमैन के बुलाने पे 5% का ब्रेक भारत सरकार ने आज से 10-15 साल पहले दिया था और हमने देखा कि जो विमेन पार्टिसिपेशन बोर्ड लेवल पे है वो बढ़ गया एकदम से। तो अगर हम इसी तरीके से सरकार ये कहे कि हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे अगर आप विमेन एम्प्लॉयज को रखते हैं या अपना एम्प्लॉय बढ़ाते चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर्स का हो या स्किल्ड वर्कर्स का हो, तो उससे जो है एकदम से एम्प्लॉयमेंट के अंदर बूस्ट आपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोगों को हर एक को इस समय चाहे वो छोटे कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो उनको भी राहत की जरूरत है। चलिए ठीक है, ऐसे में किए जा सकते हैं, तरीके हैं, पैसा है, किए जा सकते हैं अगर मंशा हो तो। ठीक है, मंशा होने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात इस समय। ठीक है, अमन अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय इस पैनल में किसान वर्ग से जुड़े राजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो दावा कर रही है 2022 में किसानों की आय दोगुना करने को लेकर जो पूरा प्लान बताया जा रहा है वो किस हद तक सार्थक है, वो कितना प्रैक्टिकल है, या एक बार फिर से जुमला साबित होगा? आप जरा स्पष्ट करें। मेरे विचार में ये प्लान इम्प्लीमेंट हो सकता था। हाँ। ऑल्दो जो एक्ट है वो विड्रॉ कर लिया गया। देखिए किसानों ने इतना समय जो है बिना कृषि किए पूरी तरह काम ना करके पूरे फार्मर लगे नहीं, संगठन चल रहा था उनका, वो चलता रहा। उसके बावजूद के करीबन 3.9% की ग्रोथ हमने एग्रीकल्चर में देखी है। अगर आप सोचिए कि अगर ये चीज नहीं हुई होती तो हमारी इसके अंदर ग्रोथ करीबन बढ़ सकती थी, जो है 5, 5.5, 6% की तरफ जा सकती थी, पर गई नहीं क्योंकि जो है आंदोलन चल रहा था। तो कृषि में हमारे दम है, वो कर सकती है ये चीज। पर एक चीज जो मैं पहले से कहता आया हूँ, किसान जो है पैदावार कर सकता है, वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। और पिछले 50 सालों से ये बात हो रही है कि किसान अगर कोई चीज 2 रुपए की बनाता है तो मार्केट में 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की, 200 रुपए की आके बिकती है। तो जो मिडिल मैन खा रहा है, अगर हम उसको खत्म करें और अगर ये मंडियां जो ई-नैम शुरू किए हैं, इन मंडियों को हम किसानों तक लेके जाएं, ना कि किसानों को मंडियों तक आना पड़े। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो मोबाइल से अपना कह कि मैंने इतनी पैदावार तो क्या जो नए 3 कृषि कानून लाए गए थे उस पैदावार को उठाए, इन पॉइंट्स को उसमें कंसीडर नहीं किया गया था? और क्या इन तीनों पॉइंट्स को, आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं अमन अग्रवाल जी, क्या जो नए 3 कृषि कानून लाए गए थे इन पॉइंट्स को उसमें कंसीडर नहीं किया गया था? और अगर किया गया था तो क्या सरकार फेल थी समझाने में किसानों को? मेरे विचार में जो कृषि कानूनों के अंदर तो जो है पहली बात ये पॉइंट तो नहीं लिया गया था, बट जो कृषि किसान आए गए थे मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू जो उन्होंने कोशिश की थी वो बुरी नहीं थी, पर जो उनको किसानों को साथ लेके चलना था, पहले से विश्वास जीतना था, बताना था, मेरे विचार में वहां पे पूरी तरह सरकार की फेलियर दिखाई दिया, इसीलिए उनको विड्रॉ करना पड़ा, इसलिए मजबूर होना पड़ा वापस लेने के लिए। चलिए ठीक है, राजेंद्र यादव जी इस पर मैं जल्दी से आपका एक कमेंट चाहूंगी। देखिए किसान जो है, किसान देश के लिए अन्न पैदा कर सकता है, बाजार में बेच नहीं सकता, इसीलिए वो सीधी है सरकार की तरफ देखता है कि उसकी जो फसल है वो
सरकार ले और उसका उसका उचित मूल्य उसको मिल जाए, इससे ज़्यादा किसान को कुछ नहीं चाहिए होता है। दूसरी बात, एक बड़ी चीज़ आई थी कि हाथ में पैसा ना हो तो क्या है, मैं उस पर एक नई चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अभी कोरोना में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आम जन हानि हुई है। उसी के चक्कर में देखने को मिला है कि जो बिल्कुल हम ग्रामीण तबके की बात करें वहाँ बिल्कुल भी क्या कहते हैं जो हॉस्पिटलों की सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है। तो जो ये बजट आ रहा है उसमें कम से कम भी मंडल स्तर के कम से कम एम्स तो होने चाहिए। ऐसा किसान देख रहा है कि कम से कम उसे सही इलाज तो कम से कम उसे मिल जाए, क्योंकि सही इलाज का अधिकारी है, उसे सही इलाज मिलना चाहिए, उसकी फसल का जो है मूल्य मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए। शिक्षा की बात तो बहुत दूर की है, सबसे पहले तो इलाज जान बच जाए तो जान है तो जहान है वाली बात पे हम लोग आते हैं। तो कम से कम ये सारी चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए और इस बजट में किसान वर्ग को भी देखना चाहिए, क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी जो है किसान की है। किसान के लिए बहुत कुछ होने की जरूरत है। और किसानों की कितनी ताकत है, उनमें कितनी एकता है, वो हमने किसान आंदोलन के जरिए देख भी लिया। नहीं, हाँ, वो तो बिल्कुल आपके जग जाहिर है, उसको तो कहने वाली बात ही नहीं कोई भी, लेकिन इसमें कम से कम किसान बिरादरी का भला हो जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय, क्या कहेंगे आप? ठीक है, आप तमाम नाकामियां योगी सरकार की गिनवाते हैं, इन्होंने किसान के लिए आपके मुताबिक कुछ नहीं किया, तो आप क्या करने वाले हैं जरा ये बता दीजिए। क्या आप करवा देंगे किसानों की आय दोगुनी? देखिए, हम उनके अच्छे दिन ला पाएंगे? पहले मेरे शिल्पा जी मैं बोल लूं, हाँ, आप ही बोलने। देखिए, एमएसपी को स्टैंडिंग काउंसिल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेज दिया है। शिल्पा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को क्या कहते हैं स्टैंडिंग काउंसिल में भेज दिया है। और अभी भी किसानों की आय दुगनी नहीं है। हम उनकी लागत जरूर कम कर सकते हैं। लागत कैसे कम करेंगे? हम उनके सिंचाई का बिल एकदम माफ करेंगे और उसके बाद हम 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं उनको। हम डीएपी का देंगे उनको और खाद के दाम कम करने का प्रयास करेंगे। जो ये महंगाई आज आसमान छू रही है, हर गरीब को, हर मिडिल क्लास को इससे फर्क पड़ रहा है। जो 100 रुपए का डीजल और पेट्रोल डलवा रहा है उसे फर्क पड़ रहा। अभी आप ये सोच रहे हैं क्या देश में युद्ध की स्थिति है? 50 लाख बैरल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व निकाल लिया सरकार ने सिर्फ चुनाव के लिए। तो ये सरकार से चुनाव जीवी सरकार है, ये चुनाव के लिए लड़ते हैं। इन्होंने 3 काले कानून लिया है, मैंने बोला ना, संसद में इन्होंने बिना बहस के उसे पारित किया था और बिना बहस के उसे वापस ले लिया, क्योंकि सिर्फ चुनाव में हार का डर था। तो इस सरकार को अगर कुछ करना है, मैं बोल तो रहा हूं, आज हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? 110 देशों में 101वें स्थान पे। कुपोषण में हम कहाँ हैं? 34 लाख बच्चे इस समय कुपोषित हैं। सरकार क्यों नहीं उनकी बात करती है? हम भी जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। आप मुझे एक चीज बता दिए, बहुत सीधा सा ये बात कहता हूँ, इतनी महंगी बिजली, जो देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश को क्यों मिलती है? क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं से सांसद है, 2017 से इनकी डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दिया? एक पावर प्लांट इन लोगों ने बनाया नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। आप बताइए, माननीय कोरोना की बात हो रही थी, मैं डॉक्टर खुद ही हूँ, 3rd वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये स्पोरेडिक ज्यादा, विरुलेंट कम है, मतलब ये फैलेगा ज्यादा, जान कम लेगा। ये सारे दुनिया की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, लेकिन इन्होंने इसका हवा बनाया। आज भी इन्होंने स्वास्थ्य की, जो अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया, पर उसमें फैकल्टी और डॉक्टर्स है ही नहीं। अत्याधुनिक खंडहर बना के उन्होंने दिया, अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। तो सरकार को बेसिक ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक राहत पैकेज दिया था, क्या हुआ उस पैसे का? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा हुआ, उसका क्या हुआ? क्या हुआ उस पैसे? सरकार को जल्दी से रमाकांत मिश्र टू द पॉइंट जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर हिलाल नकवी मैं आपके पास आ रही हूँ। रमाकांत मिश्र, सरोकार उनको मतलब ही नहीं है, जनता की समस्याओं से उनको मतलब ही नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो यहाँ पर हम लोग बजट विश्लेषण कर रहे हैं और केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं जनता को उसके ऊपर में कोई बात नहीं हो रही है। आप ये बिजली की बात कर रहे थे, जिस समय में ये बिजली की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस समय में तो बिजली आज हमने घर घर तक, आज हमने गांव तक हमने बिजली पहुंचाई है। इनके समय में बिजली की चोरी होती थी, इनके समय में बिजली पहुंचाने की बात तो दूर, वहां पर भ्रष्टाचारियों द्वारा और माफियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाते हैं। देखिए रमाकांत जी, आपने कहा था कि राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए इतने गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है सर। तो
आरोप मैं कह प्रत्यारोप रहा में हूं- नहीं जाते हैं। आप ये बताएं कि इनके मुताबिक आप लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता भी कैसे विश्वास करे? कुल मिलाकर बात का लबाब ये है। देखिए, मैं शिल्पा जी एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जनता के जो विषय हैं, चाहे वो आपको रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के आय दुगुनी करने की बात हो, युवाओं के हाथ में नौकरी हो, हमारे पास डिमांड किस तरह से क्रिएट किए जाएं, और जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर में किस तरह के एग्जेम्पशन या किस तरह की छूट दी जाए, ये सब सारी समस्याएं हैं और जो हमें सरकार से अपेक्षा है। हम इसी विषय को लेकर के हम भी संवेदनशील हैं, जो कि कैसे हम इस देश को, इस मध्यम वर्गीय या एमएसएमई सेक्टर हो, उसके लिए हम कौन से नियमों में ढील दें जिससे एक्सपोर्ट हमारी वृद्धि होगी, इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा मजबूती आए। ठीक है। अभी सर्विस सेक्टर हमारा प्रभावित हुआ है, अभी भी हुआ है है। प्रभावित, पूरी हाँ। तरह से हम उसको खोल नहीं पाए। अब वो देखने वाली बात क्यों? होगी कि क्या इस सेक्टर के बारे में कुछ सोचा गया है। वो जब पिटारा को लेगा निर्मला सीतारमण का, उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी। डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिलाल, ये बात तो वैसे सच है कि चुनावी घोषणाओं से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, देश सिर्फ यूं ही नहीं चलता है। क्या कुछ नए भारत का नया विजन होना चाहिए सर? शिल्पा जी, वैसे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जो इकोनॉमिक के इश्यूज होते हैं बड़े बोरिंग होते हैं, तो मजा उसी में ज्यादा आता है कि जब आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। केंद्र का बजट है और केंद्र में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो अन्य रीजनल पार्टी से ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा वहां के पर अपना प्रेजेंटेशन रखती है। तो हम सोच रहे थे कि शायद इसमें हमको बोलने का ज्यादा मजा आएगा, लेकिन वो आपकी भी मजबूरी है। जो जनता चाहती है वही टीवी चाहता है, वही आप लोग भी करते हैं। आप कभी कोई उसमें शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस वक्त जो बजट आने वाला है, इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके कुछ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो ये कि अभी तक की जो कुल बजट पिछले उसमें बजट सेशन में अलॉट हुआ था, हाँ। उसका कुल 54% खर्च हुआ है, 54% खर्च हुआ है। और ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए इकोनॉमिक सर्वे के अगर वक्त की अगर बात करें तो 6-7 महीने तो निश्चित रूप से हो गए होंगे। और इस बीच में आगे वो किस तरह से खर्च होएगा, कितना खर्च होएगा, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर हम डिमांड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में बजट अपना पूरा एलोकेशन जो है उसको प्रॉपर्ली जो है वो 3 क्वार्टर्स में बांट करके नहीं खर्च करता है, तो वो अपने आप में एक दिक्कत तलब बात हो जाती है। ये हमको बहुत साफ साफ इस इकोनॉमिक सर्विस दिखाई देता है। दूसरा ये है कि जो एलोकेशन किया गया था हेल्थ सेक्टर के लिए, वो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का था। और ये था कि भारत में पहली मर्तबा इतना बड़ा एलोकेशन किया गया है। लेकिन अगर आप उसका खर्चा देखेंगे तो वो खाली 96,000 करोड़ के आसपास किया गया है। तो अगर पैंडेमिक ईयर में जिस साल इस तरह से कोरोना फैला हुआ है, वहां पर हमने अपने हेल्थ सेक्टर में भी प्रॉपर खर्चा नहीं किया है, तो निश्चित रूप से ये सरकार के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये चिंता का विषय भी और कार्यशैली के पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। तीसरा, इसके अंदर जो एक और बहुत ही पहली मर्तबा देख रहे हैं, शायद अमन अग्रवाल साहब भी हमारा साथ देंगे। अमन साहब, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आती है, तो हम आपको बहुत क्लियर सुन नहीं पा रहे थे उसमें। जो सबसे हैरत कर देने वाली बात है, पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि आईपीओस कितने जारी हुए हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में जगह दी गई है। इससे पहले कभी इकोनॉमिक सर्वे में जो ये शेयर कितने फ्लोट किए गए, उसको कितना किया गया है, वो दिखाया गया है, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत सरकार के पास जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें अपना दिखाने को बहुत कुछ नहीं है। तो उनको जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर ने शेयर्स इशू किए हैं, उसका सहारा लेके बताने की ये कोशिश की जा रही है कि कितने करोड़ के हमने जो है वो शेयर्स कर दिए। हमारी सरकार से ये कहना है कि सर, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दलाल स्ट्रीट से नहीं चलती है, वो सड़क पे रहने वाले लोगों से चलती है। बिल्कुल। परेशानी जो है वो सड़क पे रहने वाले लोगों की है, दलाल स्ट्रीट पे रहने वाले लोगों से कोई परेशानी नहीं है। और सरकार को एक बात और बता दे, अमन अग्रवाल साहब बहुत अच्छे इसके इकोनॉमिक्स के ज्ञान रखते हैं, कि जो पहला दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था, मंदी आया था, जिसको हम तीसा की मंदी कहते हैं, वो इसी स्टॉक मार्केट से आया था। वो स्टॉक मार्केट से ही आया था। और अगर स्टॉक मार्केट को जो है वो सरकार इतना बड़ा अपना
बता देती है कि वहां के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सरकार की कामयाबी है। तो ये अपने आप में चिंता की बात है, ये अपने आप में चिंता की बात है कि हमारे पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बावजूद भी हमारी करेंसी डॉलर के सापेक्ष एशिया की सबसे कमजोर करेंसी है। इतनी तेजी से और कोई भी करेंसी कमजोर नहीं हुई है। तो ये वो चीजें, जबकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसमें हमारे पास डॉलर के फॉरेन रिजर्व भी आ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा एफडीआई भी बढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि हमारे पास एफडीआई हमारी करेंसी इतनी कमजोर क्यों हुई? चलिए ठीक है डॉक्टर हिलाल, टू द पॉइंट में जवाब लेना चाहूंगी। रमाकांत मिश्र, आरोप प्रत्यारोप में ना जाकर जो फैक्ट्स यहाँ पर डॉक्टर हिलाल ने उठाए हैं जरा उस पर जवाब दीजिए। 54% खर्च हुआ, बाकी का क्या? देखिए, मैं निश्चित तौर पर जो एलोकेट किया गया था उस बजट का, निश्चित तौर पर उस चीज का आप जैसे विलाल साहब ने अभी कहा है वो था बिल्कुल, लेकिन वो कोरोना काल में अभी भी बहुत ऐसे चीज हैं जो बहुत धीमी तरीके से उसके ऊपर में अमल किया गया है। हालांकि इसके सरकार में इसको नाकामयाबी के तौर पर इसको न देखना चाहिए, बल्कि समय ही एक ऐसा है, क्योंकि महामारी का समय है। हम लोग सबसे पहले टीकाकरण को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसी को महत्व दे रहे हैं जो सबसे पहले पूरा देश डबल डोज, बूस्टर डोज जो भी है, ये पहले हम उससे उबरे, फिर उसके बाद जो है सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में भी पूरी तरह से, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, किसी भी सेक्टर में अगर हमको इजाजत दीजिए, काम हुआ है। ठीक है डॉक्टर हिलाल, डॉक्टर हिलाल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। रमाकांत जी, पूरी कीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है जो कि आप उसको कहेंगे जो कि हाँ सरकार बिल्कुल शिथिलता के साथ उसके ऊपर में काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार इसके ऊपर में जब तक हमारा कोरोना टीकाकरण, चाहे वो बूस्टर डोज हो, चाहे सारा कुछ हो, ये पूरी तरह से हो नहीं जाता, हमारा सर्विस सेक्टर पूरी तरह से खुल नहीं जाता, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं है जो कि उस पर काम नहीं कर रहे हैं। काम संवेदनशीलता के साथ हो रही है और सरकार को ठीक है, काम हो रहा है तो कम से कम से नतीजे भी तो दिखने चाहिए ना। चलिए राजेंद्र यादव जाते थे 10 सेकंड आपके पास। राजेंद्र यादव, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, इस बजट से जो है वो आम आदमी को और किसान वर्ग को एक विशेष राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं और देश देख रहा है कि माननीय जो हमारे बजट वित्त मंत्री हैं वो हमारे लिए क्या लेके आती हैं। क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य का है, दूसरा तरफ आम जन की रोटी का सवाल है, तो कहीं ना कहीं इसमें आम जन की जो थाली है वो सज जाए और स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाए। यही क्या कहते हैं देश देखना चाहता है कि निर्मला सीतारमण जी क्या लेके आती हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, उम्मीद है सर। शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी इस चीज में बिलीव करती है कि जो भी बजट हो वो जनता का हितकारी हो, किसान हितकारी हो, नौजवान को रोजगार मिले, बेरोजगारों को लाठियां ना खानी पड़े और एक समयोजित बजट हो, मिडिल क्लास को रिलीफ मिले, जो टैक्स पेयर्स है उनको रिलीफ मिले और गरीबों की थाली में अन्न आए। ये अन्य बात है कि ये जो है एक और नया कुछ जुमला पेश कर देंगे, उसकी उम्मीद इनसे ज्यादा है। ठीक है, अमन अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट आपका। वादे और जुमले तो आपने सुन लिए, इनमें सच्चाई कितनी नजर आ रही है? जी, मेरे विचार में सच्चाइयां नजर आ रही हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की प्रगति है अच्छी चल पा रही है और जो रिकवरी है वो अच्छी हो पाई है। अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो हम इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। और मेरे मित्र ने जरूर ठीक कहा कि स्टॉक मार्केट जो है सिर्फ 7 से 8% है हिंदुस्तान का जिसका निवेश होता है, पर उसको भी देखना जरूरी है, बिकॉज जो आईपीओ है वो जॉब जनरेट करता है, नई कंपनियां बनती हैं उससे, और उसके अंदर उसकी नई कंपनियों को लेके कितनी जॉब करने की आती है, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, दोनों के अंदर। इसलिए वो उसका जिक्र होना भी मेरे विचार में जरूरी है और अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने जिक्र किया है। फाइनली होगा क्या कुछ वो तो कल ही पता लग पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों, बेरोजगारी के मसले पर, महंगाई के मसले पर बहुत सारी उम्मीदें इस समय सरकार से जुड़ी हुई है, कल पेश होने वाले आम बजट से जुड़ी हुई है। होगा क्या वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा, जब निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा, उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी और आगे हमारा देश, उसकी दशा और दिशा क्या रहने वाली है उस पर भी कल होगी बात। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।